हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी की एक और थ्योरी। वैसे तो हमने साइकोलॉजी की कुछ थ्योरीज डिस्कस की हैं हमारी साइकोलॉजी थ्योरी वाले प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक और थ्योरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी ज़रूर आती है, क्योंकि ये जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ये हमें दी है फ्रॉयड ने। तो फ्रॉयड जो है उनका साइकोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने और भी थ्योरीज दी हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनैलिटी, अगर आप पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप कोई भी एकेडमिक एग्जाम्स दें या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि फ्रॉयड ने दी है, इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं। तो वो 5 स्टेजेस हमारे पास क्या क्या हैं? सबसे पहली स्टेज है हमारे पास ओरल स्टेज। सेकंड हमारे पास आ जाती है एनल स्टेज। उसके बाद थर्ड इज फैलिक स्टेज। फोर्थ इज लेटेंसी एंड द फिफ्थ इज जेनाइटल स्टेज। तो हमारे पास ये टोटल 5 स्टेजेस हैं जो कि फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में डिस्कस की हैं। इन स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रॉयड ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ पे। अब ये फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ मतलब 0 to 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स ऑफ लाइफ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया, मतलब क्यों उन्हें लगा, क्यों उन्होंने इम्पोर्टेंस दिखाई कि यही जो एक टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ का। वो इसलिए क्योंकि आपने काफ़ी सारी और भी थ्योरीज पढ़ी होंगी। जैसे कि आपने एक हमारी थ्योरी है, इरिक एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की। इरिक एरिक्सन ने एक साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये दोनों ना नेम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है कि सोशली लोग कैसे डेवलप होते जाते हैं। और ये आज की वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो साइको सेक्सुअल थ्योरी है। तो वो फ्रॉयड ने दी है, ये इरिक एरिक्सन ने दी थी। तो इन्होंने भी अपनी थ्योरी के 8 स्टेजेस में ये डिस्कस किया था कि जो पर्सनैलिटी है ना, अगर फ्यूचर में हम किस तरह से, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से होगी, किस तरह का हम बिहेव करेंगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि बचपन में हम मतलब किन किन चीज़ों से अ, गुजर रहे हैं। मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई है उस पर डिपेंड करेगी हमारी फ्यूचर की पर्सनालिटी। तो इसीलिए फ्रॉयड ने भी जो है वो चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाया था कि फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ में जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न्स होंगे वो डिसाइड करेगी कि एडल्टहुड में हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। तो ये चीज़ें जब हम लोग ये 5 स्टेप्स को, आगे 5 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आती जाएंगी वहाँ पर। तो अगर आपको अभी नहीं कुछ समझ आ रहा है तो डोंट वरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। आगे मेन थ्योरी स्टार्ट होगी। तो फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाता है रोल इड का। ये इड के बारे में भी आपने सुना होगा। एक फ्रॉयड ने ना एक और थ्योरी दी थी, उसका नाम था साइको एनालिसिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है। तो उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करी थी। तो इसमें क्या होता है कि जो इड है ना, लाइक चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो फर्स्ट 5 ईयर्स की बात कर रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइल्डहुड में हमारी जो नीड्स होती है ना वो इड ड्रिवन होती हैं। इड काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। मतलब अगर हमारी कोई नीड है तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमें, तुरंत की तुरंत वो नीड पूरी होनी चाहिए। हमें नहीं पता वो नीड कैसी है, सही है, गलत है या कुछ भी। तो अगर वो नीड पूरी होगी तो प्लेजर मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम कर रहा है इड। ओके। तो इड, अब ये सोशल डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए हमें इड को कंट्रोल करना होगा। हम बच्चे की हर कोई जिद पूरी नहीं कर सकते या फिर होनी भी नहीं चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ईगो एंड सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि क्या, मतलब इन्हें पता है कि सोशली क्या ठीक है, क्या कौन सी चीज़ एथिकल है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो सुपर ईगो इड तो हो गए दोनों अपोजिट वन। इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ईगो आता है। तो ईगो क्या करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है नीड्स को फॉर द ग्रेटिफिकेशन टू। मेन चीज़ यहाँ पे आती है सोशली एक्सेप्टेबल चैनल। सोशली एक्सेप्टेबल चैनल्स में ये क्या करता है, इसे डायरेक्ट कर देता है नीड्स को, कि मतलब जो भी नीड्स हैं अगर फुलफिल होंगी तो उस तरह से होंगे कि सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अदरवाइज फुलफिल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, ये करने का काम है हमारा ईगो का।
तो अगर आपने ये थ्योरीज़ नहीं देखी है, जैसे कि ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये काफ़ी ज़्यादा इक्विवेलेंट है हमारी जो ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेजेस, जैसे कि यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं और यहाँ पे 8 स्टेजेस हैं। तो ये एक दूसरे से कुछ इक्विवेलेंट से होते हैं, तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं देखी है, या आपने ये थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी थ्योरीज पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे अच्छे से कि हर एक स्टेजेस में क्या डिफरेंस है। बाकी तो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगी आपको, सो डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट आ जाती है, जैसे कि मैंने साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करी थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है, तब भी आपको ये, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वही साइकोलॉजी थ्योरीज पर जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये साइको एनालिटिक थ्योरी की वीडियो मिल जाएगी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट, साइको सोशल, साइको एनालिटिक और साइको सेक्शुअल थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी साइको सेक्शुअल थ्योरी। तो फर्स्ट ए स्टेज इज दी ओरल स्टेज। सबसे पहली स्टेज ओरल स्टेज होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि बेबी जो है थम सकिंग कर रहा है। तो थम सकिंग का मतलब है ये ओरल स्टेज, लाइक कोई भी चीज़ होती है ना बेबी, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो मुंह में दे देते हैं। मतलब कोई खाने की चीज़ है, उन्हें नहीं पता कि खाने की चीज़ है, या फिर कोई टॉय भी अगर आप उनके हाथ में देंगे तो सबसे पहले मुंह में देंगे। तो ये ओरल स्टेज आती है। ओरल स्टेज कब किस एज में आती है? 0 to 1 ईयर। 0 मतलब यहाँ पे बर्थ है, तो बर्थ से लेकर 1 ईयर्स तक की जो एज होती है ना, वो ओरल स्टेज में आता है। तो और ये जो सारी स्टेजेस है ना, ये हर किसी इंसान के में आती है। आपके आपके डेवलपमेंटल पीरियड में भी ये स्टेजेस आई होंगी, मेरे डेवलपमेंटल पीरियड में भी आएंगी, और किसी को भी देखेंगे सबके में आती है। तो ये यूनिवर्सल है। तो ये स्टेजेस होती हैं। 0 to 1 ईयर में ओरल स्टेज आएगी। देन ओरल स्टेज में क्या हो रहा है कि जो इन्फेंट है ना, वो इंटायरली डिपेंडेंट होता है अपने केयर टेकर पे। पूरी तरह से वो अपने केयर टेकर पे डिपेंडेंट है। केयर टेकर कौन है? पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे डेवलप होता है सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट थ्रू दिस ओरल स्टिमुलेशन। जो ये ओरल स्टिमुलेशन मिलता है, तो ओरल स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पे एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है। ओके। तो यहाँ पे आप जैसे फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो थम सकिंग हो रही है, बट यहाँ पे बेबी क्या कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मिट्टी है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें ये मुंह में लेके देखेगा बेबी। तो उन्हें नहीं पता कि ये सारी क्या चीज़ें हैं। अगर हमें कोई चीज़ फील करनी है, मतलब ये क्या है, हम टच करके बता देते ना कि ये, लाइक ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, या ये चीज़ एडिबल है, देख के बताते हैं। पर बच्चे को तो नहीं पता ये सारी चीज़ों से, तो इस चीज़ का सेंस नहीं है ये एडिबल है, नॉन एडिबल है, या फिर क्या है। तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ को अपने मुंह में देते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं। उससे उन्हें प्लेजर मिलता है, उससे उन्हें चीज़ों की पहचान होती है। तो चीज़ों को पहचानने के लिए वो सारी चीज़ें मुंह में देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओरल स्टेज। तो इन्फेंट्स का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे होता है, ये माउथ से होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, एक होता है सकिंग रिफ्लेक्स। तो ये रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसमें सबसे पहले डेवलप होने वाले दो रिफ्लेक्स होते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स। अगर आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी कि रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। रूटिंग इट मीन्स कि आप अगर बेबी के यहाँ चीक पे अगर टच करते हैं, तो ये क्या करेगा कि अपना माउथ जो है वो आपकी तरफ करेगा और चीज़ों को मुंह में लेने की कोशिश करेगा। अगर आप टच कर रहे हैं ना, ऐसे फिंगर से टच कर रहे हैं, तो ये आपकी फिंगर अपना माउथ इधर की साइड करेंगे और आपकी फिंगर को अपने मुंह में लेने की कोशिश करेंगे। सकिंग रिफ्लेक्स, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे सब सकिंग रिफ्लेक्स आता है, बेबी फीड करने के लिए उसे सकिंग रिफ्लेक्स चाहिए। तो ये दोनों रिफ्लेक्स जो है ये माउथ से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप मतलब समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे ओरल स्टेज का। तो माउथ यहाँ पे क्या होता है कि वाइटल है फॉर ईटिंग, एंड इन्फेंट को सारे मतलब प्लेजर डिराइव भी माउथ से ही मिल रहा है। तो ये ओरल स्टेज में ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट, फिर अगर ये ओरल स्टेज मतलब सबसे यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है ओरल स्टेज के बाद कि वीनिंग। वीनिंग का मतलब क्या होता है? वीनिंग का मतलब होता है 6 मंथ्स तक तो बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। 6 मंथ्स के बाद हम बेबी को कुछ ना कुछ खाना पीना खिलाना शुरू करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वीनिंग। तो वो खाना खिलाने के टाइम पे मतलब वीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है। ओके, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मिल्क फीडिंग पे था, अब उसे खाना खिलाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, चाइल्ड वो लेस डिपेंडेंट हो जाता है केयर टेकर पे।
दूध पिलाना है तो मम्मी ला के देंगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है ऑब्वियसली मदर करवाएंगी बेबी को। लेकिन खाना वाना जब खाना वो सीख जाएगा तो वो खुद से थोड़ा बहुत खाना खा सकता है, अपने हाथ से खा सकता है, ज़रूरी नहीं है मम्मी अपने हाथ से ही खिलाएंगी। तो यहाँ पे बेबी लेस डिपेंडेंट हो जाता है केयर टेकर से। तो अगर अगर तो कोई बच्चा इस स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर जाता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, नॉर्मल चलेगी। बट अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता है, यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो जाती है ना इसी स्टेज में, तो फिक्सेशन की वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। या तो डिपेंडेंट हो जाएगा, हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, खुद से अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा, हर एक चीज़ को चूज करने के लिए उसे किसी ना किसी की सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि लाइक शॉपिंग पे जा रहे हैं तो खुद से शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं मैं ये चीज़ लूँ या नहीं लूँ, बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि वो डिपेंडेंट है। वो किसी से पूछना चाहते हैं मम्मी मैं ये लूँ या नहीं लूँ, या अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से। तो डिपेंडेंसी आएगी, एग्रेशन आता है, एग्रेशन हो जाता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि लेटर लाइफ में ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, ईटिंग, नेल बिटिंग। जो लोग नाखून चबाते हैं ना अपने एडल्टहुड में, ज़्यादातर वो लोग अपनी ओरल स्टेज में फिक्स होके रह गए हैं। ओरल स्टेज में उन्हें वो मतलब पूरी तरह से वो वहाँ से वापस निकल ही नहीं पाए हैं वो। तो ये जो लोग स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें इनका एक कॉज हो सकता है। मैं नहीं कह रही सिर्फ इसी वजह से होता है, बट ये एक कॉज हो सकता है यहाँ पे। तो अब जैसे कि मैंने बात की थी कि यहाँ की कुछ स्टेजेस जो है वो साइको सोशल थ्योरी से इक्विवेलेंट है। तो साइको सोशल थ्योरी में जो ये ओरल स्टेज है ना, ये इक्विवेलेंट होती है फर्स्ट स्टेज का। तो वहाँ की फर्स्ट स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली जो स्टेज है ना, वो इसकी इक्विवेलेंट होती है क्योंकि यहाँ पे ये जो बेबी है वो डिपेंडेंट है केयर टेकर्स पे। तो वहाँ पे भी ऐसे होता है कि डिपेंडेंट होता है केयर टेकर्स पे। तो लाइक अगर तो उसकी मतलब देखभाल अच्छे से की गई है, उसे सारी नीड उसकी कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो उसे ट्रस्ट होगा। अदरवाइज वो मिसट्रस्ट करेगा। मतलब अगर वो रो रहा है पर तो उसे खाना वाना नहीं मिल रहा है, मतलब दूध पीने को नहीं मिल रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है बेबी क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये मिसट्रस्ट वाली फीलिंग आ जाएगी। हम्म, मुझे लगता है कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई विल टेल यू कि इनमें कौन सी स्टेजेस इक्विवेलेंट है। एंड आई थिंक कि कंपैरिजन के लिए मुझे एक नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। सो इस वीडियो में शायद मैं कंपेयर ना कर पाऊँ बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ द एनल स्टेज। अभी जो ये से हमारी सेकेंड स्टेज होती है, एनल स्टेज हमारी सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में बच्चा जो 1 to 3 ईयर्स की एज में एनल स्टेज आती है। यहाँ पर क्या है कि बेबी टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो मेन इवेंट इस स्टेज का क्या होता है, मेन इवेंट होता है यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग, बाउल बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, सॉरी, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल मेन इवेंट होता है। तो इसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। मतलब बेबी जो है वो अब सीख जाता है कि उसे टॉयलेट कैसे करना है, बाउल ब्लैडर को कंट्रोल कैसे करना है। ओके, तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर इस स्टेज में सक्सेस मिलती है तो सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन द वे, मतलब इस स्टेज में सक्सेस मिलना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेरेंटिंग कैसी हुई है, किस तरह से पेरेंट्स ने टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई है बेबी की। अगर बहुत अच्छे से करवाई है, अगर वो रिवॉर्ड देते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप मतलब अच्छी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो ठीक है। इस स्टेज में सक्सेस मिलेगी बेबी को। बट अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई पेरेंट जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं बच्चे की, और लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से करवा ही नहीं पा रहे हैं, तो बेबी इस स्टेज से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ओके, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट पेरेंटल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे सक्सेस के लिए मैंने क्या बोला कि प्रेज कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब यूज फॉर यूजिंग टॉयलेट। अगर बेबी टॉयलेट में जाके टॉयलेट करता है तो उसके लिए उसे प्रेज और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बट अगर यहीं पे कंडीशन ये होती कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं, लाइक नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, डांट रहे हैं बच्चे को, मार रहे हैं कि जाओ तो आपको टॉयलेट में जाना है, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये नेगेटिव चीज़ आ जाती है। यहाँ पे पनिशमेंट देना इज़ नॉट अ गुड थिंग है, क्योंकि आप बेबी को कुछ सिखा रहे हो। आप लर्निंग की लर्निंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हमेशा कुछ लर्न करवाने के लिए पनिशमेंट ठीक नहीं होती। कहीं हमें पनिशमेंट यूज़ करनी है तो कहीं हमें रीइंफोर्समेंट यूज़ करना होता है। तो वो यहाँ पे पेरेंट्स को अच्छे से देखना होता है। तो अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फिर बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं,
तब भी यहाँ पर इस स्टेज से सक्सेस मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लीनिएंट हैं तो आगे चल के लाइफ में क्या होगा, उम, जो इंडिविजुअल है ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, वेस्टफुल, डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी का हो जाएगा, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहले सीखी ही नहीं है। लेकिन और जिनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत लाइक ऑर्डरली हो जाएगा, वो इंडिविजुअल जो है ऑर्डरली हो जाएगा, रिजिड ऑब्सेसिव टाइप का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये वाली जो स्टेज है ना, ये एनल स्टेज, ये इक्विवेलेंट होती है हमारी इरिक्सन की सेकेंड स्टेज के। ये भी सेकेंड स्टेज है तो ये इरिक्सन की जो सेकेंड स्टेज है उसकी इक्विवेलेंट होती है, जो कि हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम वाली जो स्टेज होती है उसी के इक्विवेलेंट है। तो उसमें भी हम मेन इवेंट जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का ही होता है, और इस स्टेज में भी मेन इवेंट टॉयलेट ट्रेनिंग का ही है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी फैलिक स्टेज। जो फैलिक स्टेज है वो 3 से 6 ईयर्स की लाइफ में होती है। 3 से 6 ईयर्स जो होता है ये हमारा प्री स्कूल का टाइम होता है, प्री स्कूल एज बोलते हैं इसे हम। तो इस एज में फैलिक स्टेज आती है। अब इस फैलिक स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन ऑल्सो बिगिन टू डिस्कवर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे बच्चों को ये पता लगने लग जाता है, उन्हें डिफरेंस पता लगने लग जाता है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से आइडेंटिटी आती है, तो वो अपने आप को दूसरों से डिफर करने लगते हैं, मतलब अपोजिट जेंडर डिफर करने लगते हैं, पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे एक तो आता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्हेन द बॉयज बिगिन टू व्यू देयर फादर एज अ राइवल फॉर द मदर्स अफेक्शन। मतलब यहाँ पे जो बॉयज है ना, उनका मदर के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो वो अपने फादर को एज अ राइवल ट्रीट करने लगते हैं। वो ऐसे देखने लगते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन है, मतलब इस टाइप का एक स्टेज आता है। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स ये डिस्क्राइब करता है द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू पोजेस द मदर एंड द डिजायर टू रिप्लेस द फादर। तो ये वो वाली स्टेज होती है, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो हमारी है ये फैलिक स्टेज में आ रही है। ओके, एंड एक दूसरी यहाँ पे एक टर्म आ जाता है कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन एंजाइटी यहाँ पे एक टर्म आ रहा है। कैस्ट्रेशन एंजाइटी का क्या मतलब होता है कि इन सारी मतलब ये जो मतलब फादर को एज ए राइवल देख रहे हैं, उसके बाद भी उस बॉय को क्या लगता है, उसे डर लगता है, उसे फियर होता है कि फादर उसे पनिश करेंगे। तो एक पनिशमेंट का जो डर होता है ना, उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ ही आती है। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में वही है, यहाँ पे जो जो चीज़ बॉयज़ के साथ होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ये गर्ल्स के केस में होता है। तो गर्ल्स के केस में वही अपोजिट चीज़ हैज़ बीन यूज टू डिस्क्राइब अ सिमिलर सेट ऑफ फीलिंग्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यंग गर्ल्स टुवर्ड द फादर। ओके, तो ये मेन इवेंट्स होते हैं हमारे फेलिक स्टेज के। तो ये टेम्पररी होता है, बट अगर यहाँ इस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाते तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब भी पर्सनालिटी डिफरेंसेस आते हैं इन दी फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास होती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज ये हमारी फोर्थ स्टेज है। तो इस फोर्थ स्टेज में हमारे पास 6 to 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्कूल एज चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड जो होते हैं, उसमें लेटेंसी स्टेज आती है। तो लेटेंसी स्टेज में चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स। ऑब्वियसली बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाएंगे तो दोस्त बनेंगे, टीचर्स हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, सोशल स्किल्स आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी। बाहर निकल रहे हैं घर से, सोशल स्किल्स तो आ ही रही है। वैल्यूज़ वैल्यूज़ बच्चों में और ज़्यादा डेवलप होती हैं। घर से तो वैल्यूज़ मिलती हैं, बाहर से भी मिलती हैं, डेवलप हो रही है, स्कूल से मिलती हैं। रिलेशनशिप बनती है पीयर्स के साथ, तो पीयर ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बनती है, एडल्ट्स के साथ आउटसाइड द फैमिली, मतलब टीचर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी का एक बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो ये एक रियल टाइम होता है फॉर दी एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, और भी चीज़ों को कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट कर रहा है, दूसरों की पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी कैसी है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद दी इन विच द सेक्शुअल एनर्जी इज रिप्रेस्ड और डोमेंट। तो यहाँ पे क्या है, फेलिक स्टेज के बाद ना ये एनर्जी थोड़ी डोरमेंट हो जाती है। प्रेजेंट एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट, एनर्जी अभी भी है, बट ये सब्लिमेटेड फॉर्म में है, क्योंकि इसने सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक टाइप होता है, जो कि आपने शायद कभी पढ़ा हो। इसमें क्या होता है कि हम अपनी कोई एक स्ट्रेसर या कोई एंजाइटी
वाली कोई कंडीशन होती है, उसे हम किसी दूसरी सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में उसे यूज़ करते हैं। किसी बहुत ही अच्छी चीज़ में, लाइक प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये वही चीज़ है कि ये एनर्जीज जो हैं वो सब्लिमेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और सोशल इंटरेक्शन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं, तो एक्सप्लोरेशन का बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों के अंदर मेन यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि सोशल कम्युनिकेशन और स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स तो आती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब ये वाली जो स्टेज है, ये एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है उसके इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी वाली जो स्टेज है ना, उसके इक्विवेलेंट ही होता है कि इंडस्ट्री मतलब कोई काम अगर कर पाते हैं हम बहुत अच्छे से, हमारे एज के बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो ये काम कर पा रहा है, हम भी कर पा रहे हैं, तो इंडस्ट्री, अदरवाइज अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो वो वाली स्टेज की इक्विवेलेंट है ये। देन नेक्स्ट स्टेज इज जेनाइटल स्टेज, ये हमारी लास्ट स्टेज होती है, द फिफ्थ स्टेज है जेनाइटल स्टेज। 11 ईयर्स ऑनवर्ड, 11 ईयर्स के बाद मतलब 12 एडोलसेंस की स्टेज आ जाती है, मतलब ये आगे तक चलता रहता है, फिर तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा ही चलेगा। तो ये जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, ऑनसेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कॉज लिबिडो टू बिकम एक्टिव, लिबिडो एक्टिव हो जाता है दोबारा से। जो सेक्सुअल एनर्जी जो हमारी सप्रेस हुई थी ना, फैलिक स्टेज के बाद, फैलिक स्टेज तक थी, उसके बाद वो सब्लिमेट हो गई थी इन दी लेटेंसी स्टेज, तो अब वो यहाँ पर जेनेटल स्टेज में आके फिर से एक्टिव हो गई है। यहाँ पे एक्टिव होने के बाद ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ये फाइनल स्टेज है जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट आता है इन दी अपोजिट सेक्स, तो अपोजिट सेक्स के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट आता है। ये स्टेज जो है बिगिन होती है, मतलब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी से और लास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द पर्सन लाइफ, पूरी लाइफ तक चलती है टिल दी डेथ। तो ये स्टेज तो लास्ट तक चलती रहती है। अगर सारी स्टेजेस से पहले की 4 स्टेजेस अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट होती हैं अगर, तो आगे की स्टेज जो हमारी ये जेनाइटल स्टेज है, ये भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगी। वेल बैलेंस्ड लाइफ होगी, किसी भी इंडिविजुअल की वार्म लाइफ होगी, केयरिंग लाइफ होगी, मतलब पूरी तरह से बैलेंस्ड होगी। लेकिन अगर वो 4 स्टेजेस ही अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो ये वाली स्टेज भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगी। जब भी एंजाइटी रहेगी तो प्रॉब्लम्स तो होगी, तो आगे की लाइफ भी फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वेल बैलेंस नहीं होगी। लेकिन अगर ये सारी स्टेजेस बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो पूरी लाइफ भी वेल बैलेंस्ड होगी। तो इसको अगर हम एक शॉर्ट चार्ट में समराइज़ करें, तो यहाँ पे आप इसे समराइज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। ये इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है, फाइव पाँचों की पाँचों स्टेजेस हैं। वो 0 to 1 ईयर्स तक हमारी ओरल स्टेज आ जाती है, इसमें वही मैंने बताया था, सकिंग, टेस्टिंग, ओरल एक्टिविटीज़, हर चीज़ को माउथ में देना, ठीक है, हर चीज़ को मुंह में रखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर 2 से 3 ईयर्स ओल्ड की स्टेज में आ जाती है एनल स्टेज, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है। एक बहुत ही बेस्ट यहाँ पे जो वर्ड होता है ना, वो टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल वर्ड यहाँ पे हम का यूज़ में लेते हैं। ओके, देन 3 to 6 ईयर्स की एज में फैलिक स्टेज आ जाती है। ये सॉरी, ये 1 to 3 है, ठीक है, 1 ऑनवर्ड्स। 3 to 6 ईयर्स की स्टेज में फैलिक स्टेज आती है, यहाँ पे वही इस यहाँ पे इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। फिर लेटेंसी स्टेज आ जाती है 6 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक की स्टेज में। ये लेटेंसी हमारी 6 से 11 ईयर्स है। यहाँ पर चिल्ड्रन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने पीयर्स के साथ, मतलब स्कूल में रहते हैं, स्कूल एज ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बाहर सोशल एक्टिविटीज, सोशल कम्युनिकेशन वगैरह यहाँ पे आती है। उसके बाद लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज आती है जेनाइटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी के बाद आती है, मतलब 11 ईयर्स के ऑनवर्ड्स आगे तक जो स्टेज चलती है वो जेनाइटल स्टेज है। इसमें इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं टू अपोजिट सेक्स पेयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ द फ्रॉइड। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अगेन।